हेलो दोस्तों, आज हमारा यूरोप महाद्वीप का जो ये लेक्चर है, इसमें हम आज नदियों की यानी रिवर ऑफ यूरोप आइलैंड के बारे में समझते हैं। पूरी तरह से यह नदियों पे फुल्ली बेस्ड होगा। तो कुछ देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप की नदियां। उसमें हम लोग आपको यहाँ पे पूरी तरह से अच्छी तरह से हम सब चीज बताएंगे, बस आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है। पहले मैं सागरों को लेकर जिक्र करके और उसमें बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा करता हूँ। पहला ये है आपका काला सागर, यानी कि इसे ब्लैक सी बोलते हैं, और ये है आपका कैस्पियन सागर, इसे कैस्पियन सी बोलते हैं। तो कैस्पियन सागर में गिरने वाली समस्त नदियों की चर्चा कर लेते हैं। तो ये है आपका कैस्पियन सागर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैस्पियन सागर। देखिए, ये है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, इसे आपको कैस्पियन सी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण नदियों की अगर मैं बात करूं तो पहली नदी आपकी बन जाती है यूराल नदी। कौन सी? यूराल नदी, यानी कि यूराल रिवर। यूराल रिवर पहली नदी बन जाती है जो कैस्पियन सागर में आकर गिराती है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है वो है आपकी वोल्गा। कौन सी है? वोल्गा रिवर, वोल्गा नदी। तो ये इंपॉर्टेंट दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कहां पे आकर अपना जल गिराती हैं? कैस्पियन सागर में गिराती हैं। क्लियर? अब मैं एक एक करके इसकी चर्चा करता हूं। अगर मैं यूराल नदी की बात करूं तो यूराल माउंटेन से, ये है आपका यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से आपका कौन निकल कर आता है? यूराल नदी निकल कर आती है। और यह यूराल नदी जो है इस तरह से आती हुई कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। यूराल नदी यूराल पर्वत से, ये क्या है? यूराल पर्वत है। क्या है ये? यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत से निकलकर यहां पे कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। क्लियर? तो पहली पॉइंट हो गई यूराल नदी की। क्या पहली पॉइंट हो गई कि जो यूराल नदी है कहां से निकलती है? यूराल पर्वत से यह निकलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसका ओरिजिन है यानी कि उद्गम है, ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थान इसकी बात करूं तो यूराल पर्वत से निकलती है। और कहां पे अपना जल गिराती है? तो कैस्पियन सागर में गिराती है। यानी कि इसका अगर मैं माउथ की बात करूं या फिर मुहाना की बात करूं, कहां पर यह जल गिराएगी तो यह होगा कैस्पियन सागर। कहां पर? कैस्पियन सागर में यह जल गिराएगी। अब यूराल पर्वत से निकली और कैस्पियन सागर में आकर जल गिराई। तो यूराल नदी पे एक बात और है कि यह नदी जो है, पर्वत तो है ही, पर्वत के साथ साथ जो नदी है यह यूरोप, इधर का भाग यूरोप है और इधर का भाग एशिया है। तो यह यूरोप और एशिया को डिवाइड करने का ये भी काम करता है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर हुआ कि यूराल नदी क्या करता है? यूराल नदी जो है एशिया और यूरोप को, क्या? एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। अलग करने का क्या करती है? कार्य करती है। अलग करने का कार्य करती है। तीसरी पॉइंट ये बात समझ में आई। अब यूराल नदी की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो यूराल नदी है वो यूरोप महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि यूरोप महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। तो एक बात ये भी आपको एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया। अगर यहां पे मैं अगला पॉइंट की बात करूं तो जो यूराल पर्वत है वो यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती हुई कैस्पियन सागर के उत्तरी सिरे की ओर अपना जल गिराती है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह कैस्पियन सागर की किधर साइड में है? इसका उत्तरी तरफ है। तो यहां पे लिखेंगे उत्तर की तरफ, उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ
क्या करती है, जल जो है गिराती है, जल जो है गिराती है। और अगर उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ ये जल गिराएगी तो नॉर्थ वाला जो पार्ट होगा ये सैलिनिटी कम होगी, यानी कि यहाँ पे लवणता जो होगी कम होगी। तो यहाँ पे ताजा पानी जो आ रहा है यहाँ पे नॉर्थ साइड में कैस्पियन सागर के गिरेगा तो यहाँ पे सैलिनिटी कम पाई जाएगा इन कंपैरिजन टू साउथ कैस्पियन सागर। ये नीचे वाले हिस्से के तुलना में उत्तर वाले भाग जो होगा वो कम लवणीय होगा, यानी कि सैलिनिटी जो होगी यानी कि इसे हम लवणता अगर मैं बोलूं तो लवणता यहाँ पे क्या होगा, लवणता कम होगी, लवणता कम होगी। किस साइड में, उत्तर की तरफ होगा। मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दे रहा हूं, क्यों नॉर्थ के साइड में, क्योंकि इधर साइड में यह रिवर आकर अपना जल गिरा रही है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे खारे पानी का झील कौन है तो यही कैस्पियन सागर है, विश्व के सबसे खारे पानी का झील। लेकिन इस खारे पानी के झील में भी अगर कम लवणता के बारे में पूछा जाएगा तो यह जो है कैस्पियन सागर के उत्तर की तरफ कम लवणता सैलिनिटी पाई जाएगी इन कंपैरिजन टू साउथ कैस्पियन सी। यह बात क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि जो आपका कैस्पियन सागर है वो कैस्पियन सागर में इतनी सारी पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ये कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी आई, यूराल नदी। अब मैं बात कर लेता हूं बोल्गा नदी की। तो बोल्गा नदी इधर साइड से निकलती है यहां से और यहां पे इस तरह से आते हुए तो यह जो है जल गिराती है इस साइड में। तो ये है हमारी बोल्गा नदी। कौन है, बोल्गा। बोल्गा नदी की अब मैं बात कर लेता हूं कि बोल्गा नदी की क्या क्या खास बातें हैं। तो बोल्गा नदी के अगर मैं उद्गम बात करूं, कहां से यह निकलती है बोल्गा नदी, तो बोल्गा नदी की उद्गम यानी कि ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन यह जो होगी इसकी होगी वाल्दे की पहाड़ी से। कहां से, वाल्दे की पहाड़ी से यह निकलती है, पहाड़ी से क्या होती है, यह निकलती है। अब अगर ये वाल्दे की पहाड़ी से निकलती है तो यह वाल्दे की पहाड़ी कहां पे स्थित है। आप लोगों को मैं जब माउंटेन पढ़ा रहा था तो इस साइड का पूरा जो क्षेत्र आपको बताया था यह कारपेंथरियन पर्वतमाला था। तो यानी कि अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए कारपेंथरियन पर्वतमाला, कारपेंथरियन पर्वतमाला पर यह स्थित है, पर्वतमाला पर स्थित है। कारपेंथरियन पर्वतमाला यहीं पर है और वहां पर है वाल्दे की पहाड़ी, यहां से ये निकली है। और यह जो भाग है यूराल नदी, अगर मैं बात करूं तो इसको लिख लीजिए कि यूराल नदी कहां पे पड़ता है, यह रूस में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, रूस के क्षेत्र में यूराल नदी आती है। और वाल्दे की पहाड़ी जो है ये कारपेंथरियन पर्वतमाला का जो किधर का साइड का है, ईस्ट साइड का क्षेत्र है, उधर साइड से। अब अगर ये मैं बात करूं तो ये है कहां, तो ये भी आपका रूस का हिस्सा है, रूस में ये भी आएगा, रूस में आएगा। वाल्दे की पहाड़ी कहां पे आएगा, रूस में। अब अगर मैं बोलूं वोल्गा नदी, तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो उसके बारे में बात करने से पहले ओरिजिन हो गया। अब इसका मुहाना की अगर मैं बात करूं यानी कि इसकी माउथ की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि ये कहां पे अपना जल गिराती है, सीधे सीधे आके कैस्पियन सागर में गिराती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इसका जो मुहाना है कहां पे है, कैस्पियन सागर में है, यानी कैस्पियन सागर में आके जल गिराएगी। तो ओरिजिन हुआ वाल्दे की पहाड़ी से, कारपेंथरियन पर्वतमाला से, और आके जल गिराया कहां पे, कैस्पियन सागर में। अब मैंने बताया कि ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। तो अगला मैं पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं कि यूरोप महाद्वीप की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। अब सबसे बड़ी नदी क्यों है, सबसे बड़ी नदी इसलिए है कि सबसे ज्यादा जल ग्रहण का क्षेत्र यह संभाले रहता है, यानी कि इसके अंदर सर्वाधिक जल ग्रहण करने की शक्ति है। शक्ति कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत ज्यादा जल जो है अपने में समाहित करती है। तो अधिक जल ग्रहण के कारण, अधिक जल ग्रहण
अधिक जल ग्रहण के वजह से। अधिक जल ग्रहण क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत सारी सहायक नदियां आकर इसमें अपना जल गिराती हैं। छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो यहाँ पे आकर मिल जाती हैं और इसमें अपना जल गिराती हैं, तो इसके जल का जो विस्तार है बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए इसे वोल्गा नदी को यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे अगर मैं बात करूं कि यह जो है यूराल नदी के किस तरफ पे स्थित है, तो अगर मैं देखूं कि ऊपर से अगर आ रहे हैं तो ये यूराल नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट कि यह जो है यूराल नदी के बाएं तरफ क्या है? स्थित है। यह यूराल नदी के बाईं तरफ स्थित है और कार्पेंथरियन पर्वतमाला से निकलती है और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और यह अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। इसका मुहाना या इसका ओरिजिन जो है, इसका मुहाना कहाँ है? कैस्पियन सागर में, और इसका ओरिजिन का वॉल्दे की पहाड़ी यानी कि कार्पेंथरियन पर्वतमाला से होता है। यहीं पे रूस का एक क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है आपका वाल्दोग्राद। क्या नाम है इसका? वाल्दोग्राद। यह वाल्दोग्राद जो है रूस का खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र को आप लिख लीजिए, क्या है? वाल्दोग्राद की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी रिफाइनरी का क्षेत्र जो है, रूस में तेल का बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है और यह सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र रूस का वाल्दोग्राद इसी वोल्गा नदी के तट के किनारे स्थित है। तो वाल्गोग्राद जो है वोल्गा नदी के तट के किनारे क्या है? स्थित है। अब तट के किनारे स्थित है तो सबसे अधिक खनिज संसाधन के मामले में यह बहुत रिच है। तो लिख लीजिए तेल शोधन। तेल का क्या है? रिफाइनरी है। तेल का यहाँ पे क्या है? रिफाइनरी है और बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे, तो रूस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे कैस्पियन सागर के दोनों महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा कर लिया है। यहाँ पे पहली नदी का नाम है यूराल नदी जो यूराल पर्वत से निकलती है और दूसरी नदी का नाम है वोल्गा नदी जो वाल्दे की पहाड़ी से निकलती है। दोनों नदियों का जो इम्पोर्टेंट भाग था वो मैंने बता दिया। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये यूराल नदी यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको इरेज करके अगले यानी कि काला सागर के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ काला सागर के बारे में जिक्र करता हूँ। तो देखिए ये है कैस्पियन सागर, इसकी मैंने चर्चा कर लिया। ये है आपका काला सागर, क्या है? ब्लैक सी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक सी। ब्लैक सी को क्या बोलेंगे? काला सागर। और काला सागर की अगर मैं बात करूं तो काला सागर में 4 महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो बारी बारी से सारे महत्वपूर्ण नदियों का मैं नाम लिखता हूं। पहली जो नदी है वो उसे बोलते हैं डॉन नदी। क्या बोलेंगे? डॉन नदी, इसे डॉन रिवर भी बोलते हैं। दूसरी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी है नीपर नदी। कौन सी? नीपर नदी, इसे नीपर रिवर भी बोलते हैं। और तीसरी नदी की चर्चा जो मैं करूंगा उसे बोलते हैं नीस्टर नदी। कौन सी? नीस्टर नदी। और चौथी नदी की जो मैं बात करूंगा वो है आपका डेन्यूब नदी। कौन सी है? डेन्यूब नदी। इन 4 महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा किससे संबंधित है? काला सागर से जुड़ा हुआ है। तो काला सागर में 4 महत्वपूर्ण नदियां अपना जल गिराती हैं। तो सर्वप्रथम हम डॉन नदी की चर्चा करते हैं। तो डॉन नदी में अगर मैं बात करूं तो डॉन नदी की जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कहां से शुरू होती है और कहां पे गिराती है। तो देखिए डॉन नदी यहां से अपना जल ग्रहण शुरू करती है, जल अपना इधर से निकालती है और यहां से होते हुए आपका
यहाँ पे ब्लैक सी में लाकर अपना जल गिराती है। किसकी बात कर रहा हूं? डॉन नदी की। तो डॉन नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो उद्गम क्षेत्र है यानी कि जो ओरिजिन है उसकी बात करता हूं। तो यहां पर मैं पहले बात करता हूं उद्गम की। उद्गम यानी कि ओरिजिन, कहां से हुआ है इसका उद्गम? किसकी? डॉन नदी की। तो यह जो क्षेत्र है यह रूस की राजधानी मॉस्को के पास का क्षेत्र है। यहीं पे एक पहाड़ी है और वहां पे बोलते हैं मॉस्को के नोवो। क्या नाम है उसका? जहां से निकलती है उसका नाम है मॉस्को के नोवो। ठीक है ना? कई बार आपको यह मिल जाएगा मॉस्को के नोवो, अब कई बार आपको यह नहीं मिलेगा, उसकी स्थान पे आपको मिलेगा मॉस्को वस्क शहर। तो यहाँ दोनों चीजें आप लोग नोट कर लेना, मॉस्को के नोवो या फिर मॉस्को वस्क शहर। मॉस्को वस्क शहर यहां से जो है इसका क्या है? उद्गम है यानी कि ओरिजिन है। यह क्षेत्र है मॉस्को वस्क जो है शहर है या फिर मॉस्को के नोवो है। अब अगर इसका हम बात करें माउथ यानी कि मुहाना की बात करें, यानी कि ये हो गया माउथ की, कहां से यह जल अपना लाके गिराती है? तो यह है काला सागर में। कहां पे? काला सागर में यह अपना जल गिराती है, ब्लैक सी में गिराती है। अब अगर डॉन नदी की और कुछ विशेषताओं की बात करें तो डॉन नदी पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर बात करूं तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? 5वीं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, 5वीं यानी कि 5th लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है, बिगेस्ट रिवर है, 5वीं बड़ी नदी है। कौन? डॉन नदी। और इसके इंपॉर्टेंट भागों की अगर मैं बात करूं तो यहां से 2 सहायक नदियां इसकी निकली हुई जो प्रसिद्ध है, इसीलिए यहां पे चर्चा करना आवश्यक है। तो 2 नदियों की अगर मैं बात करूं तो डॉन नदी में 2 नदियां जो निकली हैं, एक साइड में इधर साइड की नदी निकली है और एक साइड में इधर साइड में निकली है। ठीक है ना? 2 नदियां निकली हैं। तो इन दोनों नदियों के क्षेत्र के अगर मैं बात करूं तो दाएं साइड में डोनेट्स है। दाएं साइड कौन है? इधर से ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से दाएं कौन बनेगा? ये बनेगा। तो यहाँ पे जो नदी है इसका नाम है डोनेट्स। क्या नाम है? डोनेट्स है। और इसे बोलते हैं खोप्योर। खोप्योर, ठीक ना? खोप्योर नदी। तो इसकी जो सहायक नदियां है डोनेट्स, वो बोल्गा और डान नदी के दाएं तरफ स्थित है और जो खोप्योर है वो जो है डान नदी के बाएं तरफ स्थित है। आप लोग देख रहे होंगे, आपको ये दाहिने पे दिख रहा है, लेकिन आप लोग जब इधर से देखेंगे ऊपर से यह नदी नीचे की ओर आ रही है, तो ऊपर से नीचे की ओर जब देखेंगे तो यह डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। आप लोग सेट करके देख लीजिए कि खोप्योर जो नदी है वो आपका डॉन नदी के किस तरफ है? ये बाएं तरफ है। और दाएं तरफ कौन है? डोनेट्स नदी। तो इसकी 2 सहायक नदियां हैं। सहायक नदी यानी कि इसे ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। सहायक नदी को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर। कौन कौन सा है? पहला है आपका डोनेट्स, डोनेट्स नदी। और डोनेट्स नदी किस साइड में है? दाएं साइड में है, दाहिनी तरफ है, यानी कि राइट साइड में है। और दूसरी की अगर मैं बात करूं खोप्योर नदी। खोप्योर नदी ये कहां पर है? ये बाएं साइड में है, यानी कि लेफ्ट साइड में है। अब यहां पे जब जल आ रहा है तो इसकी बेसिन यानी कि कुछ क्षेत्र बनते हैं। नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं। तो 3 बेसिन क्षेत्र बनता है। एक बेसिन क्षेत्र ये बनेगा और एक बेसिन क्षेत्र ये बनेगा और एक बेसिन क्षेत्र ये बनेगा। तो 3 बेसिन क्षेत्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी 3 बेसिन क्षेत्र बनेंगे। 3 बेसिन क्षेत्र। यह बेसिन क्षेत्र क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पे नदियों के किनारे का मैदानी एरिया, जहां पे खेती उपजाऊ होती है, उस क्षेत्र को बेसिन क्षेत्र बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस साइड में कौन सी नदी निकलती है? बोल्गा नदी। तो बोल्गा नदी के यह किनारे का भाग है, इसीलिए इसे बोलते हैं बोल्गा बेसिन। पहला वाला क्या नाम है? बोल्गा बेसिन। बोल्गा बेसिन, ठीक है ना?
और इसके जस्ट बगल में इस साइड में नीपर नदी है। इधर साइड में कौन सी नदी है? नीपर नदी है। तो यह जो क्षेत्र हो जाएगा नीपर बेसिन होगा। तो दूसरा वाला क्षेत्र होगा आपका नीपर बेसिन। कौन सा? नीपर बेसिन। और ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ पे ओका बेसिन होगा। ओका बेसिन, ओका बेसिन, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको डॉन नदी के बारे में है। तो डॉन नदी जो है कहां पे अपना जल गिराती है? काला सागर में। कहां से निकलती है? तो मास्को के नेवो या फिर मास्कोवस्क शहर से निकलती है, जो रूस के राजधानी मास्को के पास में है। अगला मुहाना इसका अगर मैं बोल दूं तो ये हो गई। पांचवी सबसे बड़ी नदी है ये कौन? डॉन। पूरे यूरोप महाद्वीप की सहायक नदियों में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, डोनेट्स और खोफ्योर। और अगर मैं बेसिन क्षेत्र की बात करूं तो वोल्गा बेसिन, नीपर बेसिन और ओका बेसिन इनकी महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र हैं। तो ये हो गई डॉन नदी के बारे में। अब दूसरा मैं बात यहाँ पे कर लेता हूं नीपर नदी के बारे में। चलिए यहां पे मैं डाल देता हूं नीपर नदी, नीपर, ठीक। अब अगर मैं नीपर की बात करूं तो नीपर में मैं दो चीजें लिखता हूं। पहला लिखता हूं उद्गम क्षेत्र, उद्गम, उद्गम को माने यहाँ पे ओरिजिन। और दूसरा मैं लिखता हूं इसका मुहाना। कहां पे इसका मुहाना है और कहां से ये इसका माउथ है, कहां से यह निकली है। तो नीपर नदी की मैं बात करूं तो सोमोलेस्क से निकली है। कहां से? सोमोलेस्क से। तो यह जो क्षेत्र है ये नीपर नदी है और ये सोमोलेस्क से निकली है। तो उद्गम क्षेत्र लिख लीजिए सोमोलेस्क, सोमोलेस्क, यहां से यह निकली है। और जल अपना किधर गिरा रही है? काला सागर यानी कि ब्लैक सी में अपना जल गिरा रही है। तो इसका हो जाएगा काला सागर, ठीक है ना। नीपर नदी ये जो है कहां कहां से होकर ये बहती है? तो अगर इसकी मैं बात करूं तो यह नीपर नदी यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। कहां की? यूक्रेन की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी नदी कही जाएगी। तो लिख लीजिए यूक्रेन की सबसे बड़ी या लंबी, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब अगर और इसकी बात करूं नीपर नदी की तो इसका जो क्षेत्र है कहां से होकर जाता है? तो जो यह क्षेत्र है रूस, बेलारूस, यूक्रेन तीन क्षेत्रों से होते हुए या फिर आके जल गिराती है। तो क्षेत्र लिख लीजिए। सबसे पहले यह निकलेगी कहां से? रूस से। रूस से यह निकलती है, रूस से आगे चलती है तो बेलारूस पहुंचती है। कहां? बेलारूस। बेलारूस पहुंचने के बाद फिर यह आगे चलेगी तो यह यूक्रेन पहुंचेगा। कहां पर? यूक्रेन। यूक्रेन पहुंची और यूक्रेन के बाद यह आगे यहां पर एक सागर है, उस सागर का नाम है अजोब सागर। कौन सा सागर? अजोब सागर। तो यह जो है अजोब सागर में अपना जल गिराती है और अजोब सागर का जो लिंक है वो काला सागर से जुड़ा हुआ। अजोब सागर बहुत छोटा सा है तो उसका जुड़ाव काला सागर से हुआ है। तो नॉर्मली अगर बहुत डीप में आपसे जाकर पूछ लेगा तो हो सकता है यह बोल दे कि नीपर नदी कहां पे अपना जल गिराती है? तो अजोब सागर में। अजोब सागर पहली है और ये अजोब सागर का जुड़ाव काला सागर से, इसीलिए हम अजोब नहीं लिखकर काला सागर ही जनरली हमेशा लिखा करते हैं। लेकिन यहाँ पे अजोब सागर के बाद फिर यह आती है कहां पे? काला सागर में। उसका जल कहां पे आ जाएगा? काला सागर में आ जाएगा। जाहिर सी बात है अजोब सागर लैंड लॉक क्षेत्र है तो वह उसका जुड़ाव किससे है? काला सागर से। तो काला सागर में आकर जो है अपना जल गिराएगा। तो यह हो गया आपका किसके बारे में? नीपर नदी। अगर इसको ओवरऑल मैं बात करूं, नीपर नदी पूरे यूरोप में कितनी लंबी है? तो पूरे यूरोप महाद्वीप की यह चौथी सबसे लंबी नदी है। लिख लीजिए यूरोप महाद्वीप का चौथी सबसे बड़ी नदी है। चौथी सबसे बड़ी नदी है। चौथी सबसे बड़ी नदी है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? तो यहाँ पे मैं नीपर नदी की बात कर रहा हूं। तो नीपर नदी जो है यूरोप की चौथी सबसे बड़ी नदी कही जाएगी और यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी कही जाएगी। और क्षेत्र जो है रूस, बेलारूस, यूक्रेन, अजोब सागर से होते हुए काला सागर में यह
पहुंचती है। अगर इसका उद्गम क्षेत्र तो सोमोलेस्क से सीधा सीधा कहाँ पे आके गिरती है, काला सागर में। तो यह इसका क्षेत्र था, इसे बोलते हैं नीपर नदी। तो अब दो नदियों की मैंने चर्चा कर लिया। पहली नदी थी डॉन नदी, उसके जस्ट बगल में है आपका नीपर नदी। तो एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नीपर नदी है वो डॉन नदी के दाएं स्थित है कि बाएं स्थित है। जब आप लोग देखेंगे तो यह जो है बाएं स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बाएं स्थित है, नहीं दाईं तरफ स्थित है। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो यह बाईं तरफ स्थित है। तो एक पॉइंट आप लिख लेना कि जो नीपर नदी है वो जो है आपका किसके, डॉन नदी के किस तरफ स्थित है, बाईं तरफ स्थित है। दाईं तरफ तो कौन है, दाईं तरफ जो है इसके, दाहिनी तरफ इसके डॉन नदी है, ठीक है ना। तो दाहिनी तरफ स्थित है कौन, डॉन नदी, और बाईं तरफ स्थित कौन है, नीपर नदी। तो अगर कंपैरिजन आपसे पूछा जाएगा तो लिख लेना कि नीपर नदी डॉन नदी के बाईं तरफ स्थित है, ठीक है ना। जबकि नीपर नदी से अगर उसकी तुलना करेंगे तो नीपर नदी के दाहिनी तरफ डॉन नदी है। दोनों में बहुत कंट्रोवर्सी है, इसीलिए बहुत ध्यान से लिखना। जब डॉन नदी की तुलना नीपर नदी से कराई जाएगी तो डॉन नदी नीपर नदी के दाहिनी पे है, और जबकि उससे उसकी तुलना कराई जाएगी तो वो बाईं पे है, ठीक है ना। नीपर नदी डॉन नदी के किधर स्थित है, बाएं पे स्थित है। क्लियर। तो अब यहाँ पे दो नदियों की बात हो गई। अब तीसरी नदी और चौथी नदी की मैं बात करता हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नीपर नदी की बात हो गई ना। नीपर के बाद अब तीसरी जो नदी है नीस्टर नदी। नीस्टर नदी की भी चर्चा हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए, नीस्टर नदी आप लोग हेडिंग डालिए, नीस्टर नदी। नीस्टर रिवर की अगर मैं बात करूं तो नीस्टर नदी में भी वही चीज, हमको दो तीन चीजें लिखना है कि इसका उद्गम कहां से हुआ है, या कहां से निकलती है, उद्गम कहां से इसका ओरिजिन हुआ है और कहां पे यह अपना जल गिराती है। तो अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो यह जो है यूक्रेन में मेन, जो अगर नीस्टर नदी की मैं बात करूं तो यह मेन यूक्रेन में ही बहती है, और यूक्रेन से आगे कहीं नहीं। मतलब आके ये जो है जल गिराई है किसमें, काला सागर में, लेकिन यूक्रेन की मुख्य भूमि से ही निकलती है और पोलैंड के तट के पास है। पोलैंड के तट के पास है, लेकिन जो पोलैंड का तट के पास स्थित मतलब यूक्रेन है, वहां से यह जो है निकलती है और पूरी तरह से यह आकर जो है जल कहां पे गिराती है, काला सागर में यह जो है जल गिराती है। क्लियर हो रहा है ना। तो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं कि उद्गम का जो क्षेत्र है, तो यूक्रेन में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है यूक्रेनियन कार्पेंथरियन। यहाँ पे कार्पेंथरियन पर्वतमाला है, तो कार्पेंथरियन पर्वतमाला की यूक्रेन की तरफ जो है कार्पेंथरियन पर्वतमाला, उसे हम लोग बोलते हैं यूक्रेनियन कार्पेंथरियन। तो निकलती है ये यूक्रेनियन कार्पेंथरियन से, यूक्रेनियन कार्पेंथरियन से यह क्या करती है, इसका ओरिजिन है। और जो अगर ये निकलने का बात हो गया है तो इसका जो माउथ है ये सीधे आकर कहां पे गिराती है, काला सागर में, यानी कि ब्लैक सी में। तो काला सागर में ये अपना जल गिराती है। यह बात क्लियर हो गई ना, काला सागर हो गया। अब नीस्टर नदी की और अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आपको बताया कि नीस्टर नदी पूरी तरह से कहां पर है, एक ही देश में, यह यूक्रेन में बहती है। कहां पे बहती है, यूक्रेन में क्या होती है, बहती है, यूक्रेन में बहती है। और अगर मैं आगे इसकी मैं बात करूं तो नीस्टर नदी समझ लीजिए, ये नीस्टर नदी है। तो नीस्टर नदी के इस तरफ अभी मैंने एक नदी की चर्चा किया था, नीपर नदी। तो नीपर नदी जो है वो बाएं पर है, ये बायां है और ये दायां है, ये दायां है। तो ये बायां साइड है, बाएं पे आपका कौन है, ये है नीपर नदी। तो लिख लीजिए, बाएं साइड में, बाएं तरफ क्या है, नीपर नदी है, नीपर नदी है। और दाएं तरफ कौन है, इसके दाएं तरफ डेन्यूब नदी है। कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी है। ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट या कथन के तौर पे आपसे पूछी जा सकती हैं, तो हर एक चीज आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। पूरी तरह से यूक्रेन में बहती है। और अगली जो पॉइंट मैं इसको बता रहा हूं
तो पोलैंड यहीं पर स्थित है, पोलैंड यहां पर स्थित क्या है, पोलैंड। पोलैंड के जो तट है, तट के किनारे पर यह स्थित है, निकलती है। तो लिख लीजिए पोलैंड के सीमावर्ती भाग के पास है, पोलैंड के सीमावर्ती भाग के क्या है, तरफ स्थित है। लेकिन यह पूरी तरह से किसमें है, यूक्रेन में है। ठीक है ना। तो नीस्टर नदी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। और अगर नीस्टर नदी के बारे में इतनी सारी चीजें हो गई है, तो इसके एक महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन में, जिसका नाम है द्रोह बीच। अगर इंग्लिश में इसकी मैं बात करूं तो द्रोह बीच जो है, यह द्रोह बीच जो है, यह एक शहर है। और यह शहर किसका है, यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण शहर है। और यह द्रोह बीच जो है, इसी नदी के तट के किनारे है, इसी नदी के तट के किनारे है। कौन, द्रोह बीच। ठीक है ना। क्या है, एक शहर है, ये यूक्रेन के नीस्टर नदी के तट के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर नीस्टर नदी के बारे में इतनी सारी बातें हो गई। अब मैं अगली अगर मैं बात करूं, तो अगला जो बात होगा, डेन्यूब नदी की बात होगी। कहाँ की होगी, डेन्यूब नदी की बात होगी। तो डेन्यूब नदी का मुहाना यहाँ से निकलती है, डेन्यूब नदी, और इस तरह से होते हुए यह यहाँ पे आके काला सागर में मिलती है। तो डेन्यूब नदी, अगला जो हेडिंग है आप लोग डालिए, डेन्यूब नदी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डेन्यूब नदी के बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा विस्तार से बताना है, तो जगह कम पाई जाएगी। तो मैं इसको मिटा लेता हूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, डेन्यूब नदी, 5वां है ये। डेन्यूब नदी के बारे में हम लोग समझते हैं। डेन्यूब नदी थोड़ा सा ज्यादा डिटेल इसमें है, तो इसलिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए डेन्यूब नदी की जो निकासी है, वो यहां पे, एक मिनट, चलिए डेन्यूब नदी की अगर मैं बात करूं, तो डेन्यूब नदी जो है कहां से निकलती है, जर्मनी का क्षेत्र। क्या है, जर्मनी। तो मैं पहले इसका लिख लेता हूं कि ओरिजिन इसकी कहां से हुई है। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, ओरिजिन को अगर मैं बोलूं, तो इसका उद्गम क्षेत्र यानी कि कहां से निकलती है डेन्यूब नदी। तो ये देखिए, ये है जर्मनी। और जर्मनी का यह जो क्षेत्र है, मैंने आपको पहाड़ वाला जो माउंटेन का जो बता रहा था, माउंटेन में, तो जर्मनी में कौन सा माउंटेन पाया जाता था, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ये निकलती है, यानी कि कालापन। अगर हिंदी में बोले तो उसे क्या बोलेंगे, कालापन, या फिर इसे बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से यह क्या करती है, निकलती है। ठीक है ना। अब अगर कहां पे जाकर मिलती है, देखिए ऐसे होते यहाँ पर आकर अपना जल गिराती है, और यह है क्या, काला सागर। तो लिखिए इसका जो मुहाना है, मुहाना की अगर मैं बात करूं, इसका यानी कि माउथ, इसका माउथ कहां पर है, तो यह आती है काला सागर में, अपना जल गिराती है, यानी कि ब्लैक सी में अपना यह जल गिराती है। यह है आपका ब्लैक सी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से यहां तक आने में इसे कितने देशों की सफर तय करनी होगी। तो यह 10 देशों से होती हुई आई है। पहला देश ये, दूसरा देश ये, तीसरा देश ये, चौथा देश ये, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10 देशों से होते हुई तब ये आकर यह जो है काला सागर में आकर मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से 10 देश हैं। तो लिख लीजिए, यह 10 देशों से होते हुए आती है। अब उन 10 कंट्रीज के नेम आपको याद करना बड़ा
टफ पार्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके मतलब याद करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक बनाया हूं, उसे आप लोग लिख लीजिए। गैस, गैस, GASH गैस, ठीक है ना। गैस, CSB, गैस, CSB, उसके बाद है मुर, MUR, मर। तो गैस CSB मर, गैस CSB मर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है। अब इसका पहला पहला मैं लिखता हूं। पहला है जर्मनी, जी से है जर्मनी, क्या है, जर्मनी है। ए से है आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के बाद है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बाद है हंगरी, क्या है, हंगरी। हंगरी के बाद है क्रोएशिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया। क्रोएशिया के बाद है ये सर्बिया, क्या है, सर्बिया, ठीक। सर्बिया के बाद ये बी वाला है आपका, क्रोएशिया हो गया ना। क्रोएशिया के बाद है आपका सर्बिया, और सर्बिया के बाद जो बी वाला है, बी से बोलते हैं बुल्गारिया। तो यहां पे मैं लिखता हूं बुल्गारिया, बुल्गारिया, ये बी वाला हो गया, ठीक। एम से होगा मालदोवो, मालदोवो, ठीक। यू से हो गया आपका यूक्रेन, यूक्रेन। और आर से हो गया रोमानिया, रोमानिया। ये मैं जो सारे लाइन से लिखा हूं, ये एकदम सीरीज से लिखा हूं, तो आप लोग इसको सीरीज से याद कर सकते हैं, आपको सहूलियत होगी। सबसे पहले जर्मनी से चलेगी, जर्मनी से होते हुए ऑस्ट्रिया, फिर स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर क्रोएशिया, फिर सर्बिया, सर्बिया के बाद फिर बुल्गारिया, फिर मालदोवो, फिर मालदोवो के बाद यूक्रेन, और फिर रोमानिया में आकर ये अपना होते हुए काला सागर में जल गिराएगी। तो यह 10 देशों से होते हुए आती है। अब अगला मैं पॉइंट अगर बोलूं कि इसकी अगली पॉइंट बात यह है कि 10 देशों से तो आती है, लेकिन इन 10 देशों में से यह 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। तो लिख लीजिए, यह इन 10 देशों से, 10 देशों के 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, 5 राजधानियों से होकर क्या करती है, गुजरती है, होकर गुजरती है। अब वो 5 देश कौन से हैं और कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो देखिए, पहले को आप छोड़ दीजिए, दूसरे को लीजिए। दूसरा कौन है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया हो गई। उसके बाद कौन सा है, स्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया। और तीसरा जो देश है वो है हंगरी, हंगरी हो गया। और चौथा जो है आपका, इसको छोड़ दीजिए, चौथा सर्बिया है, सर्बिया है। और पांचवा है आपका रोमानिया, सर्बिया के बाद कौन सा है, रोमानिया। ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों की राजधानियों से होकर यह कौन नदी, डेन्यूब नदी गुजरती है। अब इन 5 देशों की राजधानी आप लोग लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की, अगर मैं ऑस्ट्रिया की राजधानी की मैं बात करूं, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो लिख लीजिए, इसकी राजधानी क्या है, वियना। अब आगे मैं स्लोवाकिया की अगर मैं बात करूं, तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। तो लिख लीजिए, ब्राटिस्लावा, इसकी राजधानी क्या हो गई, ब्राटिस्लावा। हंगरी की राजधानी की अगर मैं बात करूं, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो इसका भी लिख लीजिए, बुडापेस्ट, ठीक है ना, बुडापेस्ट। सर्बिया की राजधानी की अगर मैं बात करूं, तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। तो ये लिख लीजिए, बेलग्रेड। और रोमानिया की अगर मैं बात करूं, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। तो इसकी भी लिख लीजिए आप लोग, बुखारेस्ट। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मजे की बात यह है कि सारी राजधानियां जो ये 5 हैं, 5 राजधानियों का नाम बा से पड़ता है। देख लीजिए, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। तो 5 राजधानियों का नाम बा से पड़ता है।
और इसमें जो ये राजधानी है, अगर मैं बात करूं तो यह इसमें दाएं तरफ है, बाकी सारे के सारे बाईं तरफ स्थित है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस तरह से जाएगी तो इस तरह से जाने पे नीचे क्या बनेगा, नीचे दाया बनेगा, ऊपर सारा बाया बनेगा। तो हंगरी जो होगा, हंगरी की नीचे बनेगी, हंगरी की राजधानी नीचे होगी और बाकी पांचों की पांचों राजधानियां ऊपर साइड में होंगी। पांचों की पांचों राजधानियां किस साइड में होगी, ऊपर। तो यह है दाएं और यह है बाएं। तो आपसे अगर आपसे कभी पूछ लेगा तो यह दाएं में है और सारे के सारे किस क्षेत्र पर है, बाएं सिरे पर सारे के सारे हैं, बाएं, ठीक है ना, बाएं, ठीक। तो ये हो गई सारी राजधानियां और उनका जो देश था वो, और 5 राजधानी और 10 देशों से होकर ये गुजरती है। क्लियर हो गई बात। अब आगे अगर मैं बात करूं डेन्यूब नदी की, तो डेन्यूब जो है यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। एक पॉइंट हो गया। अब डेन्यूब नदी की और अगर मैं बात करूं तो डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है या बड़ी नदी है, लेकिन पश्चिमी यूरोप की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी यूरोप की यह सबसे बड़ी नदी है। तो लिख लीजिए, पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और यह जो बहती है, तो देखिए पहले दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ बढ़ा और फिर ये ईस्ट की तरफ बढ़ा। तो दक्षिण पूर्व इसका बहने का क्रम क्या है, दक्षिण पूर्व होते हुए यह काला सागर में अपना जल गिराती है। तो लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व होते हुए यह अपना जल काला सागर में गिराती है, काला सागर में क्या करती है, गिराती है। यह बात क्लियर हो गया। तो डेन्यूब नदी की अगर मैं बात इतनी कर लिया तो यह सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, समाप्त हो गई है। पहली क्या है कि इसका ओरिजिन कहां से निकला है, ओरिजिन इसका है ब्लैक फॉरेस्ट से निकला हुआ है, काला वन से। मुहाना इसका काला सागर में है। तो अगर इस नदी की मैं बात करूं तो इस नदी की जो इंपॉर्टेंट सारी बातें थी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग अब अच्छे से एक चीज देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे एक आपको, ये है यूराल नदी, देखिए इसको हम बोलते हैं यूराल नदी। और यह जो बहा है, ये जो गया है, इसे मैं बोलता हूं कौन सा नदी, बोल्गा। कौन सी नदी, बोल्गा नदी, ठीक है ना। ये वाला देखिए, इसमें मैं मिला दिया हूं, कैस्पियन में मिला दिया हूं। आप लोग क्या करना, इसको लेकर किस में मिलाना है, काला सागर में मिलाना है। तो इसको थोड़ा सा मैप आप लोग इस तरह से बना लीजिए। बाकी सारा चीज सही है जितना मैं लिखवाया हूं, मैं उसे काला सागर समझकर बना दिया था। तो यहां से आप लोग बनाइए, यह जो क्षेत्र है जर्मनी का क्षेत्र है और इस तरह से बहते हुए यह आकर जल काला सागर में गिराई है। और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बाकी सारी की सारी जो 4 राजधानियां हैं, ये रोमानिया तक, बुखारेस्ट तक, सारी की सारी इधर है। 10 देशों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देशों से होकर गुजरी है। और यह जर्मनी का क्षेत्र है, ब्लैक फॉरेस्ट, और यह है काला सागर है। मैं इसको काला सागर समझ लिया था, कैस्पियन सागर को, तो बस कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग ये सारा का सारा चीज इस तरह से बना लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यह है काला सागर। काला सागर में जो यह नदी निकली थी इसे बोलते हैं डॉन नदी। क्या बोलेंगे, डॉन नदी। और आगे जो यह नदी निकली थी इसे मैं बोला था कौन सी, नीपर नदी।
और यहाँ पे आगे जो निकला था इसे मैंने बोला था कौन सी नदी, नीस्टर नदी। कौन सी नदी, नीस्टर नदी। और इधर जो गया है इसे मैंने बोला कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 नदियों की मैंने यहाँ पे चर्चा कर लिया है। जो ये सारी की सारी नदियां थी अभी कैस्पियन सागर और काला सागर से होते हुए सभी आके इसमें मिली हैं। आगे की सभी नदियों की चर्चा मैं इसी तरह से करूंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ये लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको समाप्त कर रहा हूँ। अगला जो लेक्चर होगा इसी के आगे हमारा वीडियो यूरोप महाद्वीप की नदियों पे बेस्ड होगा। तो ठीक है, आप लोग शेयर सब्सक्राइब अच्छे से करिए। बहुत ही विधिवत तरह से मैं आपको इन नदियों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करूंगा। ओके, बाय बाय।